फिलहाल मुझे तुम्हें अपने बहुत करीब महसूस करना है फायरफ्लाई। कहते हुए क्रिश ने अचानक ही आशी को अपनी तरफ पलट लिया। क्रिश की इस हरकत से आशी की आंखें अचानक ही खुल गईं और वह अपनी आंखों को बड़ा करते हुए क्रिश के चेहरे की तरफ देख रही थी। वह काफी हैरान थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, अगले ही पल क्रिश उसके होठों पर बहुत ही प्यार से किस करने लगा। यह महसूस होते ही आशी हक की बक्की रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन क्रिश अपने होठों से उसे बहुत ही प्यार से किस करता रहा। कुछ पल बाद आशी को होश आया और वह क्रिश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन क्रिश तो जैसे उसे छोड़ने के मूड में ही नहीं था। आशी इस वक्त भीगी हुई थी। वह क्रिश को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। क्रिश को अब खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। आशी की सांस भी लगभग उखड़ने लगी थी। 15 मिनट के बाद क्रिश को यह एहसास हुआ कि आशी अब उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगी। यह महसूस होकर ना चाहते हुए भी क्रिश ने आशी के होठों को छोड़कर उसके माथे पर किस करना शुरू किया। अपने होठों को आजाद महसूस करके आशी लंबी लंबी सांसें लेकर अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर क्रिश पागल हो रहा था। क्रिश एक पल भी गवाए बिना आशी को पागलों की तरह प्यार करने लगा और बहुत ही पजेसिव बिहेव कर रहा था। आशी लगातार क्रिश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिश उसके हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर आशी को प्यार करने लगा। अब आशी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने क्रिश को खुद से दूर करने की रिक्वेस्ट करते हुए कहा, साइको प्लीज करो मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा। दूर रहो मुझसे, करीब मत आओ मेरे। छोड़ो मुझे साइको। आशी की बात सुनकर क्रिश उसके बदन पर किस करते हुए बड़ी ही मदहोशी से बोला, शांत हो जाओ फायरफ्लाई, बस थोड़ी देर और। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी मुश्किल और मत बढ़ाओ, बस थोड़ी देर शांत रहो। मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, बस तुम्हें फील करना चाहता हूँ। तुम जानती हो फायरफ्लाई, तुम्हारी बॉडी बहुत सॉफ्ट है। मुझे तुम्हें फील करना बहुत अच्छा लगता है। तुम जब मेरे करीब होती हो मुझे सुकून मिलता है। जब से तुमसे मिला हूँ तुम्हारे अलावा किसी और को देखने का दिल ही नहीं करता। तुम्हारे साथ हर लिमिट क्रॉस कर जाने का दिल कर रहा है और अब मैं खुद को और काबू नहीं कर सकता। बहुत जल्द मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हारे साथ हर मोमेंट एंजॉय करूंगा। जो करने की चाहत अब मेरे अंदर बढ़ती जा रही है। कहते हुए क्रिश आशी को प्यार कर रहा था। आशी ने झटके से क्रिश को खुद से दूर किया। क्रिश खुद को संभाल नहीं पाया और कुछ कदम की दूरी पर चला गया, क्योंकि उसकी पकड़ आशी पर बिल्कुल लूज थी। आशी तुरंत ही अपने बॉडी को अपने दुपट्टे से कवर करते हुए गुस्से से क्रिश की तरफ देखकर घूरते हुए चिल्लाते हुए बोली, यह क्या हरकत है साइको? मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ, कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जिसे तुम अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तुम्हें ना ही कभी मेरी फीलिंग की फिक्र रहती है, ना ही मेरे इमोशन की। तुम्हें जो जी में आता है वही करते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचती हूँ और क्या चाहती हूँ, और उसके बावजूद तुम चाहते हो मैं तुमसे शादी करके जिंदगी भर तुम्हारे टॉर्चर को सहती रहूं। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारा सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी से पहले तुम इतने क्रूएल हो, शादी के बाद क्या करोगे? मुझे एक स्वीट और केयरिंग हस्बैंड चाहिए, एक हार्टलेस पर्सन नहीं। कल रात तुमने उन लोगों को इतनी दर्दनाक मौत दी, यह साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है। बार बार मुझे भी नीचा दिखाते हो, कभी मेरी बॉडी का मजाक उड़ाते हो और कभी उसे अट्रैक्टिव कहते हो। मुझे तो समझ नहीं आता तुम खुद पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो।
मैं समझ चुकी हूँ तुम भी बाकी ठरकी लड़कों की तरह हो जो सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करना जानते हैं। मैं ही पागल थी, तुमसे प्यार कर बैठी। तुम तो प्यार के लायक ही नहीं हो। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। तुम्हें मजे ही करने हैं तो जाओ अपनी लिंडा के साथ करो, क्योंकि आशिक खिलौना नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कहकर आशी जल्दी से अपने कपड़े ठीक करते हुए अपने सूट और प्लाजो का सेट लेकर वहां से निकलने लगी। लेकिन तभी क्रिश अपनी जलती हुई निगाहों से आशी को घूर रहा था और उसकी बातों को सुन रहा था। आशी को वहां से जाता हुआ देखकर उसने गुस्से से आशी का हाथ पकड़कर उसे झटके से मोड़ दिया और उसकी पीठ की तरफ लगाते हुए गुस्से से आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैं पागल हो गया हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओ? मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। तुम भूल रही हो फायरफ्लाई, इस वक्त तुम किसके सामने खड़ी हो? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी और इसी वक्त खत्म कर सकता हूँ। कल का नजारा तो तुम्हें याद ही होगा। और तुम मुझे लिंडा के पास जाने के लिए कह रही हो। अगर मुझे लिंडा के पास ही जाना होता तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आता। समझ गई तुम मेरी हो फायरफ्लाई। मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा है, तुम्हें बताया है। तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। और आज के बाद अपनी यह जुबान खोलने की कोशिश मत करना, वरना इसे काटकर फेंकने में मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। और तुम्हारे लिए जानना बेहतर होगा कि मुझे गूंगे लोग बहुत पसंद है जो मेरे आगे जुबान नहीं खोलते। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ चुपचाप वैसे ही करो। समझ में आई बात? कहते हुए कृष्ण ने झटके से आशी का हाथ छोड़ दिया। आशी जो इस वक्त दर्द से अपनी आंखों में नमी लेकर कृष्ण के चेहरे की तरफ देख रही थी, अपने गुस्से से दांत पीसते हुए अचानक ही कृष्ण की कमर से उसकी गन छीन ली और कृष्ण के ऊपर पॉइंट करते हुए बोली, वरना वरना क्या करोगे? साइको बताओ मुझे। मैं भी तो जानूं तुम मुझे करने की धमकी दे रहे हो तो ठीक है, आज आर पार की लड़ाई हो ही जाए। रोज रोज तुम्हारे हाथों से टॉर्चर होने से अच्छा है या तो आज तुम मर जाओ या फिर मैं मर जाती हूँ। मैं तुम्हें नहीं मार सकती साइको, क्योंकि तुम मेरे बाबा के बेटे हो। कभी प्यार किया था मैंने तुमसे, लेकिन तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मैं तुम्हें चाहकर भी प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। तुम्हें तो ना लोगों के दर्द से फर्क पड़ता है ना आंसुओं से। इसलिए मैं आज तुम्हारी इस खौफ का अंत कर दूंगी। कहकर आशी ने तुरंत ही अपने सिर पर बंदूक तान दी और क्रिश की तरफ देखते हुए गुस्से और नफरत से बोली, मैं तुम्हें नहीं मार सकती साइको, लेकिन खुद को मार सकती हूँ। कहते हुए आशी जैसे ही ट्रिगर दबाने को हुई, क्रिश ने जल्दी से अपनी फास्ट मूव दिखाते हुए अचानक ही आशी के हाथ पर एक किक मारी, जिससे आशी खुद को संभाल नहीं पाई और तुरंत नीचे गिर गई। गन उछलकर अचानक ही क्रिश के हाथों में आ गई। क्रिश उस गन को देखकर अपने घुटनों के बल आशी के सामने बैठ गया और उसके जबड़े को अपने एक हाथ से कस के दबाते हुए गुस्से से नीली आंखों से आशी को घूरते हुए चिल्लाकर बोला, नाइस मूव फायरफ्लाई, ट्रेनिंग का काफी असर हो रहा है तुम पर अफसोस तुमने यह गलती मेरे सामने दोहराई। मैंने कल रात को ही तुम्हें वार्निंग दी थी। कोई भी उल्टा सीधा ख्याल अपने दिमाग में लाने की कोशिश मत करना। लेकिन तुम बहुत टेढ़ी खीर हो, प्यार से समझती ही नहीं। कहते हुए कृष ने आशी के गाल पर काट लिया। दर्द के मारे आशी की चीख निकल गई। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। कृष के दांत आशी के गाल पर छप चुके थे और काफी गहरा घाव कर गए थे। उससे लगभग ब्लड आने लगा था। अब अपनी गर्दन को टेढ़ा करके एक सनकी वाले भाव से बोलते हुए, बहुत बड़ी गलती कर दी फायरफ्लाई।
यह कदम उठाकर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, कोई भी ऐसा काम मत करना जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज तुमने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बेवकूफी की, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तुमने मेरी धमकी को बहुत हल्के में ले लिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कुछ भी कहोगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा। गलती की सजा मिलकर रहेगी और तुम्हें भी मिलेगी। तुम अभी जो करने जा रही थी, तुम्हें बहुत जल्द इसका पछतावा होने वाला है। तुमने आज जो किया है फायरफ्लाई, मैं तुम्हें इसकी इतनी खौफनाक सजा दूंगा कि तुम आज के बाद चाहकर भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं कर पाओगी। जस्ट वेट एंड वॉच। कहकर क्रिश गुस्से से एक नजर आशी को देखकर वहां से निकल गया। उसका लुक इतना खतरनाक था कि आशी डर के कांप रही थी। उसे अपने चेहरे पर दर्द हो रहा था। क्रिश की धमकी को याद करके आशी फूट फूट कर रोने लगी। तभी आशी के मन में कुछ ख्याल आया और उसने अपने आप से कहा, नहीं, मैं कमजोर होकर नहीं रह सकती। मैं साइको को इसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। कहकर आशी जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहां से निकल गई। अब आशी उस वाटर पार्क के लॉकर एरिया में आई जहां उसने अपना बैग रखा था। अपनी आंखों में आंसू लिए उसने जल्दी से अपना बैग उठाते हुए खुद से कहा, बस बहुत हो गया। मुझे अब और नहीं रहना साइको के साथ। वह चाहता है कि मैं उसकी उंगली के इशारे पर नाचूं, पर ऐसा नहीं होगा। आशी किसी की गुलाम नहीं बनेगी। यह कहकर आशी ने अपना बैग कंधे पर टांगा और छुपते छुपाते धीरे धीरे वहां से निकल गई। वह वाटर पार्क के पीछे के बैक साइड एरिया में आई और बिना किसी की नजर में आए हुए वाटर पार्क के पीछे के जंगल की ओर बढ़ गई, ताकि वह थोड़ी ही देर में हाईवे तक पहुंच सके। उसने अपने मोबाइल में मैप चालू किया, फिर अपने गले से क्रिश का दिया हुआ ट्रेकिंग लॉकेट निकालकर स्विमिंग पूल के पानी में फेंक दिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, अब पकड़ो, मुझे कैसे पकड़ोगे तुम साइको। कहकर आशी बिना एक पल रुके वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ क्रिश गुस्से में पूरी तरह टमटमाते हुए आया था। उसके दिमाग में बार बार आशी की हरकतें चल रही थी, जो कभी खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती है और कभी क्रिश को मॉन्स्टर होने का ताना मारती है। क्रिश गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोला, यह तुमने बहुत गलत किया फायरफ्लाई। तुम्हें खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। अब जो मैं करूंगा उसके लिए तुम्हें पछताना होगा। क्रिश अभी अपने गुस्से को काबू कर ही रहा था कि तभी वहां राका आया और उसे कुछ फोटोग्राफ और फाइल देते हुए बोला, जैसा आपने मांगा था वह जीवा की डिटेल मैं लेकर आया हूँ। राका की बात सुनकर क्रिश ने उसके हाथों से सीक्रेट डॉक्यूमेंट का लिफाफा लिया और खोलकर देखते हुए बोला, लेकिन इसमें तो सिर्फ कुछ फोटो हैं और जीवा का चेहरा नजर ही नहीं आ रहा। राका ने जवाब दिया, यस किंग, क्योंकि जीवा की फोटो कहीं भी मौजूद नहीं है। वह कौन है, क्या करता है, कहां से आता है, कहां जाता है, किसी को कुछ पता नहीं। उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। उसे टारगेट भी अनजाने तरीके से मिलता है और पेमेंट वह क्रिप्टो करेंसी में लेता है, ताकि कोई शख्स भी उसे ट्रैक न कर पाए। वह बहुत चालाक है किंग। बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे यह 2-4 फोटो ही हाथ लगे हैं, जिसमें सिर्फ उसके शरीर के कुछ हिस्से नजर आ रहे हैं, पर इसके जरिए उसे ढूंढना शायद बहुत मुश्किल है। कृष्ण ने ध्यान से उन फोटो को देखा, पर उसे कोई भी सबूत हासिल नहीं हुआ। अब कृष्ण ने उन सभी डॉक्यूमेंट्स को साइड में फेंकते हुए गिलास की विंडो के पास जाकर सिगरेट जलाई और पीने लगा। वह काफी परेशान लग रहा था। कृष्ण को परेशान देखकर राका ने बड़ी हिम्मत जताते हुए पूछा, क्या हुआ कृष्ण, कोई प्रॉब्लम है क्या, या आशी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है?
राका की बात सुनकर क्रिश यूं ही बाहर की तरफ देखते हुए सिगरेट पीते हुए बोला, आई डोंट नो वह इतनी डफर क्यों है। इतना समझाने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। बार बार बेवकूफियां और नादानियां कर रही है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। हर बार उसकी बात प्यार पर आकर अटक जाती है। कहती है कि मुझसे प्यार करती है, फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं करती, मुझसे दूर भागती है। स्टूपिड गर्ल। क्रिश की बात सुनकर राका ने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, वह स्टूपिड लड़की नहीं है, वह बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तुम हमेशा उसके साथ वैसा पेश आते हो जैसा तुम बाकी लोगों के साथ पेश आते हो, पर उसे संभालने के लिए तुम्हें थोड़ा सॉफ्ट होना होगा। उसे समझने की कोशिश करो। वह एक 18 साल की लड़की है। इस उम्र में बच्चे इमोशनल हो ही जाते हैं। उन्हें समझाने के लिए उनके जैसा सोचना पड़ता है। वह तुमसे प्यार चाहती है, उसे अपना प्यार दिखाओ, फिर तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। मैं जानता हूँ तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तुम्हारी आंखों में उसके लिए मुझे मोहब्बत नजर आती है। यही मोहब्बत तुम उसे भी दिखाओ। राका की बात सुनकर क्रिश ने अपने बिना किसी एक्सप्रेशन वाले चेहरे पर कोई भाव लाए बिना कहा, आई नो वह बच्ची है, पर उसे मैच्योर होना होगा। हमारी लाइफ में प्यार से भी इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ होती हैं। उसका बचपना बढ़ता ही जा रहा है। उसे एक अच्छा लेसन मिलना ज़रूरी है। क्रिश की बात सुनकर राका परेशान हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर क्रिश ने आशी को कोई लेसन सिखाने की सोच रहा है तो इससे आशी को हर्ट होना ही है। राका ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, क्रिश उसे वार्निंग लुक देते हुए बोला, जाओ अपना काम करो, मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है मैं सोच चुका हूँ। क्रिश की बात सुनकर राका ना चाहते हुए भी वहां से चला गया, क्योंकि वह अपने किंग को नाराज नहीं करना चाहता था। क्रिश ने एक बार फिर जीवा के डॉक्यूमेंट्स को उठाकर पढ़ना शुरू किया और तभी उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसके चेहरे पर अब एक तिरछी मुस्कान थी। इधर दूसरी तरफ शाम 4 बजे का वक्त। सभी बच्चे वाटर पार्क के कैंटीन एरिया में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अथर्व और रॉकी ने एक साथ लड़कियों को देखते हुए पूछा, अरे कैथी, नताशा, आशी कहाँ है? वह नजर नहीं आ रही। यह सुनकर कैथी और नताशा ने एक दूसरे का चेहरा देखते हुए कहा, हमें नहीं पता। आशी हमारे साथ वाटर पार्क में खेल रही थी, उसके बाद वह हमसे एक्सक्यूज करके चली गई। शायद होटल चली गई होगी। कह रही थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अच्छा ठीक है। तभी कार्तिक ने सभी दोस्तों को देखते हुए कहा, मुझे लगता है आशी कुछ परेशान लग रही थी, शायद क्रिश की शादी के प्रपोजल को लेकर। रॉकी यार प्लीज़ बुरा मत मानना, पर आशी बच्ची की तरह है और क्रिश बहुत मैच्योर है, ऊपर से इतना हैंडसम और रिच है, सेलिब्रिटी भी है। उसे तो कोई और भी लड़की मिल सकती है, लेकिन वह आशी से ही शादी क्यों करना चाहता है? क्या इसका कारण तुम्हारी फैमिली है, जैसा कि आशी ने कहा था? कार्तिक की बात सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि सभी के दिमाग में यही सवाल था। हालांकि रॉकी जानता था कि क्रिश आशी से प्यार करता है, पर वह इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि क्रिश काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था। रॉकी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी समर ने अपना खाना खाते हुए कहा, मुझे लगता है क्रिश आशी की प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि मुझे पता चला है कि वह बिलियंस डॉलर की मालकिन है, और अगर ऐसा है तो आशी से शादी करने के बाद उसका हस्बैंड भी बहुत रिच हो जाएगा। रॉकी बुरा मत मानना, लेकिन क्या क्रिश भी बाकी लोगों की तरह पैसे के लिए आशी से शादी करना चाहता है? समर की बात सुनकर रॉकी अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन से बोला, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिश पैसे के लिए उससे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि वह तो। इससे पहले रॉकी कुछ कह पाता, अथर्व ने मामले को संभालते हुए कहा,
पर क्रिश को देखकर नहीं लगता कि वह पैसे के लिए आशी से शादी करना चाहता है। हो सकता है वह अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए आशी से शादी करना चाहता हो। तुमने सुना ना, राहुल अंकल ने आंटी से वादा किया था कि वह आशी का ख्याल रखेंगे। यह सुनकर नताशा ने कहा, अगर ऐसा है अथर भैया तो मुझे भी आशी की बातें सही लग रही हैं। सिर्फ जिम्मेदारी और वादे को निभाने के लिए किसी से शादी कर लेना ठीक नहीं है। अगर बात से प्रोटेक्शन की है तो शादी के बिना भी क्रिश उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि जिस रिश्ते में प्यार नहीं होता वह घुटन बन जाता है। आशी प्यार डिजर्व करती है, सिर्फ इसलिए कि उसके मॉम डैड नहीं हैं। कोई उसकी लाइफ का डिसीजन कैसे ले सकता है? और क्रिश तो उससे इतना बड़ा है, पूरे 10 साल का एज गैप है। वह बहुत मैच्योर है और आशी उसके सामने बच्ची है, और ऊपर से वह बहुत खड़ूस भी है। देखा नहीं आशी उससे कितना डरती है? वह तो कभी उससे प्यार से बात भी नहीं करता। पता नहीं इतना एटीट्यूड कहाँ से लेकर आया है। नताशा की बातों को सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन कुछ दूरी पर खड़ा क्रिश उन लोगों की बातों को सुन चुका था, क्योंकि उसने एक बार फिर सभी बच्चों के लिप रीडिंग कर ली थी। इन बातों को सुनने के बाद क्रिश की आंखें गंभीर हो गईं। दरअसल उसके ग्रुप में आशी नहीं दिख रही थी, इसलिए क्रिश दूर से उन पर नजर रख रहा था। अब आशी को ढूंढने के इरादे से क्रिश होटल की तरफ चला गया। वहां उसने पूरे होटल और उसके कमरे में आशी की तलाश की, पर कहीं आशी का पता नहीं चला। अब किसी अनहोनी की आशंका में क्रिश ने अपने मोबाइल पर आशी के गले में पहने हुए लॉकेट को ट्रैक किया, लेकिन वह सिग्नल नहीं दे रहा था। परेशान होते हुए वह फिर वाटर पार्क की ओर लौटा। तभी उसकी नज़र स्विमिंग पूल पर पड़ी, जिसमें आशी ने अपना लॉकेट फेंक रखा था। क्रिश की आंखें अब गुस्से से लाल हो गईं। वह समझ चुका था कि आशी यहाँ से गायब हो गई है, और अब वह जोर से चीखा, राका! अगले ही पल क्रिश अपनी सिक्योरिटी टीम की क्लास ले रहा था। क्रिश का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर आसपास खड़े लोग कांप रहे थे। यहाँ तक कि राका और आशी के दोस्त भी सहमे खड़े थे, क्योंकि अब उनकी भी क्लास लगने वाली थी। उन्होंने आशी पर ध्यान नहीं दिया था। क्रिश बारी बारी से सभी के पास से गुजरते हुए गुस्से में चिल्लाया, तुम लोगों के होते हुए इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? फायरफ्लाई कहाँ है? बताओ मुझे। क्या उसे भगाने में तुम लोगों का भी हाथ है? अगर हाँ तो सामने आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्रिश अभी सभी पर चिल्ला रहा था, लेकिन सभी बच्चों ने सिर हिला दिया कि उन्हें नहीं पता आशी कहाँ है। तभी राहुल आगे बढ़कर क्रिश पर चिल्लाते हुए बोला, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्रिश, अगर तुमने उस पर इतनी कठोरता नहीं दिखाई होती तो वह यहाँ से नहीं जाती। तुम उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वह बहुत जिद्दी है, खुशी की बेटी है, उसे प्यार से हैंडल करना पड़ता है। जिद में वह अपने बाप से कम नहीं है। तुम जानते हो उसकी जान को खतरा है। वह तुमसे प्यार करती थी, इसके बावजूद तुमसे दूर भाग रही है। क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिससे वह तुमसे नफरत करने लगी है? बताओ मुझे क्रिश। राहुल कहते कहते क्रिश पर चिल्ला रहा था, लेकिन तभी क्रिश ने अपनी नीली आंखों से उसे घूर कर देखा। क्रिश का चेहरा देखकर राहुल कुछ पलों के लिए सहम गया, क्योंकि उसकी नीली आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसके माथे की नसें उभर आई थी। क्रिश का चेहरा तमतमाया हुआ था, मानो अभी इसी वक्त किसी की जान ले लेगा। और तभी क्रिश ने गुस्से में अपनी गन निकालकर वहां खड़े 5 गार्ड को शूट कर दिया। क्रिश का गुस्सा देखकर वहां खड़े सभी बच्चे थरथराने लगे। उन 5 गार्डों को मरते देखकर बाकी के गार्ड अपनी पैंट गीली कर चुके थे। यह नज़ारा देखकर सभी बच्चे बस गले का सलाइवा घटक रहे थे, और राहुल कुछ कदम पीछे हट गया। दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस। वह मेरी है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये मुझे अच्छे से पता है।
आज उसने जो गलती की है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। उसे क्या लगता है मुझसे दूर जाकर वह मेरी नज़र से बच जाएगी? कभी नहीं, उसे मेरे पास आना होगा, समझे आप? कहकर कृष गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वहां से चला गया और राहुल चुपचाप उसे देखता रह गया। राका भी जल्दी जल्दी कृष के पीछे चला गया। वहां सभी लोग डरे हुए थे कि कृष जाने क्या कर बैठे। राहुल को भी आज कृष की आंखों में एक सुलगता हुआ लावा नजर आ रहा था। अब उसे आशी की सुरक्षा को लेकर डर सताने लगा था। दुश्मनों से भले आशी को खतरा हो या ना हो, लेकिन शायद कृष से अब उसे खतरा है। इधर दूसरी तरफ आशी जंगल में चलते चलते अचानक हाईवे पर पहुंच गई। हाईवे देखकर वह खुश हो गई और लिफ्ट मांगने के लिए हाथ फैलाया। हाथ देते ही एक कार उसके पास रुकी जिसमें 3 लड़के बैठे थे। उन लड़कों की कार देखकर आशी को पिछली बार का वह सीन याद आने लगा जब 2 लड़कों और एक लड़की ने उसे किडनैप किया था। यह याद आते ही आशी डर कर वापस जंगल की ओर कदम बढ़ाने लगी। तभी वह तीनों लड़के उसकी तरफ दौड़ पड़े। उन्हें अपनी ओर आता देखकर आशी जल्दी जल्दी जंगल की ओर भागने लगी। उसका कद छोटा था लेकिन उसकी स्पीड काफी तेज थी। वहीं वह लड़के हट्टे कट्टे और मस्कुलर थे और एक दूसरे से चिल्लाते हुए बोले, यही है वह लड़की जिसकी तलाश है हमें। जल्दी पकड़ो इसे वरना हमारी जान जाएगी। हमें ये जिंदा चाहिए किसी भी कीमत पर। चारों तरफ फैल जाओ, उसे ढूंढो। अब आशी दौड़ते हुए उन लोगों की बातें सुन चुकी थी और समझ चुकी थी कि वह बड़ी मुसीबत में है। वह अचानक ही एक झाड़ी में छिप गई और डरते हुए अपने नाखून चबाते हुए खुद से गुदगुदाई, यह लोग पागल हैं क्या? क्यों पकड़ना चाहते हैं मुझे? एक तो साइको से मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से यह लोग। भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? सारे के सारे मेंटल साइको मेरे ही नसीब में क्यों हैं? कान्हा जी प्लीज मुझे बचाओ। आशी झाड़ियों में छिपी हुई थी और वह लोग चारों ओर उसे ढूंढ रहे थे। अब धीरे धीरे अंधेरा भी घना होता जा रहा था। आशी किसी तरह झाड़ियों के पीछे झुकते हुए जंगल की ओर आगे बढ़ रही थी। वह अभी भी झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आशी जोर से चिल्ला उठी। इस आवाज के साथ ही सभी गुंडे की नजर आशी पर पड़ गई और अब आशी डर के मारे पसीने से लथपथ हो गई। आखिर कौन आया है आशी के पास? दोस्तों, क्या होने वाला है आशी के साथ इस घने जंगल में? आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।